नमस्ते साथियों, जय हिंद। मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी के इंस्टाग्राम पेज पर स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया और चाइना के रिश्ते को लेकर के। इंडिया और चाइना का रिश्ता किस प्रकार है, कैसे चाइना इंडिया के लिए चुनौतीपूर्ण है, इन सभी मुद्दों को लेकर के हम इस आज जो परिचर्चा 8 है इसमें डिस्कशन करेंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट रहेंगे वो अतुल मिश्रा जी रहेंगे। मैं उन्हें तो अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विजडम ऑफ स्टडी के इस लाइव सेशन में, जो कि हमारा 8th लाइव सेशन है। थैंक यू फॉर हैविंग। दर्शकों में आपको बता दूं कि अतुल जी इतिहास के छात्र हैं, जो कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं। साथ में बहुत ही अच्छी रुचि रखते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर के, जो देश विदेश में घटनाएं घटित होती है। और ये बहुत अच्छी बात होता है कि जब आप स्कूल में पढ़ रहे हो और इन सब घटनाओं के पीछे जब आप अपना दिमाग लगाते हो, दिमाग लगाने के बाद कुछ परिणाम यहाँ पर निकाल करके देते हैं, तो बहुत ही ज्यादा उत्सुक करता है पढ़ने वाले को भी, सुनने वाले को भी, और खासकर प्रश्न पूछने वाले को भी। तो बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पर जानकारियां हमें प्राप्त होती है। अतुल जी, हमारे दर्शकों से यदि आप कुछ प्रारंभ में कुछ बातें करना चाहेंगे तो आप अपने शब्दों को, अपने बातों को रख सकते हैं, फिर हम इन सारी चर्चाओं को शुरू करेंगे। सभी दर्शकों को पहले मेरा नमस्कार और लाइव जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद और हम आपका स्वागत करते हैं। और मैं अतुल मिश्रा बीयू में पढ़ता हूँ फिलहाल, और रुचियाँ रखता हूँ देश विदेश का, इतिहास का। पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है रुचि उसमें बढ़ेगी। और एक ही सेंटेंस में एंड करेंगे कि स्टूडेंट ऑफ लाइफ एंड स्ट्रगलिंग फॉर लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपने सही कहा कि स्टूडेंट लाइफ है, जो कि बहुत ही स्ट्रगलिंग लाइफ होता है, और इसी में से जो तपता है वही बाद में जाकर के हीरा बन के निकलता है। तो अतुल, आज हमारा जो पूरा जो सेंट्राइज पॉइंट रहेगा, मतलब जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, जिस विषय वस्तु के ऊपर, वो रहेगा हमारा चीन के साथ भारत के रिश्ते को लेकर के। हम इन सारी चीजों के आधार पर हम समझने का प्रश्न कर कर दर्शकों को समझाने का प्रयास करेंगे उसके उत्तर के माध्यम से, कि भारत और चीन के रिश्ते कहाँ पहुंच रहे हैं और क्या क्या चुनौतियां हमें सामने आ रही है। इन्हीं विषय वस्तुओं के आधार पर हम सारी चीजों को डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हमने पहले ही हमारे जो पोस्टर्स थे उसमें विषय हमने रख लिया था कि हम क्या किस बिंदु पे बात करेंगे। तो अतुल, इन्हीं सारी चीजों को लेकर के अगर हम बात करें कुछ बिंदुओं पर, तो भारत और चीन के जो वर्तमान रिश्ते हैं उनमें उतार चढ़ाव होने का मेन और मुख्य रीजन क्या है, जो कि वर्तमान में हम देख रहे हैं कि कई क्षेत्रों में लेकर के, चाहे भारत में को कभी वो गलवान में डिस्टर्ब करता है, कभी वो सिक्किम में करता है, कभी उत्तराखंड में करता है, और कभी अरुणाचल में करता है। अभी हमें कुछ रिसोर्सेस और कुछ मीडिया सोर्सेस के माध्यम से, जो कि हमारी मीडिया सोर्सेस के साथ साथ विदेशी मीडिया सोर्सेस, जैसे कि पेंटागन, जो कि अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री एक तरीके से एजेंसी है उनकी, वो बता रहा है कि आपके देश में उन्होंने गांव बसा दिया है, और हमारी सरकार उसके ऊपर कुछ नहीं बोल रही है। और उन्हें, हाँ, हालांकि कुछ अभी बयान आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी ऑफिशियल, कि वो कोई गांव नहीं बसाया गया है, वो पहले से वहां पर उनकी थोड़ी बहुत एक्टिविटी चल रही थी। तो इन सारी परिदृश्य में हमें क्या जानकारी है, और गवर्नमेंट की तरफ से क्या पक्ष है, और चाइना का क्या सच में वहां पर गांव बसा लिया गया है या नहीं, इन सभी चीजों के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करिए। हाँ जी, मतलब सबसे अगर अपन इतिहास में देखें कभी पीछे बिल्कुल, तो हम्म इंडिया चाइना का कभी क्लैश रहा नहीं। हम्म इंडिया चाइना क्लैश हुआ जब चाइना तिब्बत में घुसा और इंडिया हम्म चाइना का बॉर्डर मिलना शुरू हुआ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के आने के बाद, राइट। उसके पहले वो सिंजियांग रीजन उत्तर मध्य कहलाता था। चाइना एक मतलब वो हान चीन, जो आज का हान चीन है, वहीं तक चाइना हुआ करता था पहले के जमाने में। क्लैशेज तब बढ़ने शुरू हुए जब उन्होंने तिब्बत को कब्जा किया, और हमने कुछ मतलब स्ट्रांगली अपोज नहीं किया। जाहिर सी बात है इंडिया चाइना, मतलब अपन ऐसे देखे कि इंडिया के साथ उसकी कोई अभी वो मतलब टकराहट नहीं है। दिक्कत ये है कि इंडिया उसका बॉर्डर स्टेट है, और एशिया में एक लौता इंडिया ही है जो चाइना को काउंटर बैलेंस कर सकता है। तो अभी जो अपन चाइना का अग्रेशन देख रहे हैं इंडिया को लेके, वो इसीलिए क्योंकि वो इंडिया वो पावर रखता है कि चाइना को, मतलब अगर अमेरिका को चाइना को काउंटर बैलेंस करना होगा तो इंडिया के थ्रू आएगा, क्योंकि हमारी बॉर्डर मिलती है। चाइना की जो अपन सोच समझे कि जो उसका सोच है
उसका जो एजेंडा है वो इंडिया नहीं है, वो वर्ल्ड हम्म को डोमिनेट करना चाहता है। लेकिन उसका जो होता है ना पहला कदम जब बाहर रखता है तो उसका पहला इंडिया से पड़ता है, चाहे वो हम्म हिंद महासागर में हो या फिर अपना जो हम्म बॉर्डर मिलता हो। तो इंडिया के साथ क्लैश इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि चाइना अपनी विस्तारवादी नीति को पूरे विश्व में फैलाना चाहता है, और हम्म इंडिया उसका पहला शिकार है, उसकी आक्रामकता का। तो और प्लस जो अपन देखते हैं उसकी आक्रामकता कितनी बढ़ती जा रही है, मेनली वो चाहता है अमेरिका को काउंटर करना, जो एक अमेरिका जो डोमिनेट अमेरिकन डोमिनेट किया 1991 के बाद, सोवियत के बाद एक सिंगल वर्ल्ड हम्म बन गया जो अमेरिका अमेरिका के डोमिनेंसी में आ गया था। तो चाइना हम्म फिलहाल उसको चैलेंज कर रहा है, और इंडिया चूंकि उसका पहला वो काउंटर बैलेंस के लिए एक रीजनल पावर है एशिया का, इसलिए इंडिया इंडिया इतना झेल रहा है उसकी आक्रामकता से लेकर सब। तो अतुल, हम यहाँ पे ये तो नहीं कह सकते कि चीन के लिए चुनौती अब अमेरिका नहीं है, चीन के लिए चुनौती भारत है। एग्जैक्ट। तो क्योंकि भारत के लिए भी चुनौती। हाँ, बोलिए। नहीं, आप पूरा कर लीजिए। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि भारत के लिए भी चुनौती चाइना ही है। तो चाइना को हम कैसे टैकल करें, मत क्योंकि वो, अगर हमारे देश, हमारे राज्यों की बात करें, जिसमें से अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, ये वाले राज्य इनकी सीमा को टच करते हैं। और चाइना का इन हर एक राज्य में कोई ना कोई विवाद है। उसने बता रहा, उन क्षेत्र की बाउंड्री को चाइना खुद का बताता है। यदि हम टेक्निकली देखें, जैसे आपने खुद बोला है कि भारत टेक्निकली रूप से तो चाइना को टच ही नहीं करता है, वो तिब्बत की सीमा को करता है। और मैकमोहन जो लाइन है अरुणाचल प्रदेश में, वो टेक्निकली जो एग्रीमेंट हुआ था मैकमोहन और जो उस समय बाउंड्री जिनने निर्धारित किया था और भारत की जो वसराय थे उनके बीच में, उन्होंने भारत और तिब्बत को बताया हुआ कि भारत और तिब्बत के बीच में ये लाइन है। और इसी चीजों को लेकर के चाइना, और उसको देखा जाए उस टेक्निकली लाइन को, उस एग्रीमेंट को, तो भारत और चीन के मध्य लगभग 3500 किलोमीटर के आसपास की सीमाएं हैं। और चाइना अपनी तरफ से खुद के मैप में मात्र 2000 के आसपास, किलोमीटर के आसपास सीमाएं को दिखाता है कि भारत का इतना ही है। तो लगभग वो 40% जो लैंड है, बाउंड्री है, वो तो खुद में बता रहा है वो। और इन्हीं सारी चीजों को लेकर के वो आधिपत्य दिखाने की कोशिश करता है। तो इन सारी चीजों को लेकर के चाइना तो हमें भी चैलेंज कर रहा है। और परेशानी हमारे देश में ही आ रही है इन सब चीजों को लेकर के। हमने हमने ज्यादातर रिसोर्सेज जो है अपनी बाउंड्रीज पे लगा रखी है। तो इन सारी चीजों को लेकर के क्या हो सकता है? अगर अपन सबसे एक साथ में कहे तो आप तिब्बत का इशू सॉल्व कर दो, चाइना का इशू सॉल्व हो गया। हो तो पाएगा? प्रश्न ये है कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप कभी भी कोई भी रिबेलियन को सपोर्ट करोगे, जब हम्म अंदर से आंदोलन होता है तो भी बाहरी सपोर्ट मिलता है। तिब्बत का हम्म आंदोलन लगभग खत्म हो चुका है, मतलब नामात्र का जो हम्म गवर्नमेंट इन एग्जाइल बची है वही बची है। अब हम्म अपने को टैकल करना है चाइना को। और हम्म अपन बोले कि वॉर से कर सकते हैं, तो वार तो कोई मतलब मीडियम नहीं है, वॉर एक लास्ट हम्म मीडियम है, लेकिन वो समस्या को और उलझाएगा ना कि सुलझाएगा। राइट। हम्म तो डिप्लोमेसी पे तो चाइना जितना एग्रेशन दिखा रहे हो अपन देख ही रहे हैं। तो हम्म अभी जो जिसको कहते हैं ना मिरर डिप्लोमेसी, कि आप हम्म चाइना एक कदम आगे बढ़ रहा है, आप एक कदम आगे बढ़ो, क्योंकि जब तक आप हम्म में वो स्ट्रेंथ नहीं दिखेगा चाइना को, चाइना आपको परेशान करेगा। हम्म हमने देखा जब वो हुआ था, अरे 17 के आसपास हुआ था ना, डोकलाम। डोकलाम डोकलाम। डोकलाम में हमने हम्म कुव्वत दिखाई अपनी कि इंडिया पीछे नहीं हट सकता है, चाइना को हम्म पीछे हटना पड़ा था। उसके बाद 2 साल शांत हम्म रहा। आप ये हम्म भी देखें कि चाइना में भी इंटरनल क्राइसिस बहुत चल रहा है, इस वही बात को हमें बात है ना, समझना हमें कि एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही बात है। शी चलिए। जिनपिंग माओ जेडोंग मतलब लगभग बनते जा रहे हैं, क्योंकि हम्म उनका बिजनेस क्राइसिस हो रहा है। उसकी एक बहुत हम्म बड़ी जाइंट कंपनी 2 बिलियन का वो बिलियन के ट्रिलियन डॉलर का लेकर डूब गई, वो जो हम्म होम वाली कंपनी थी कोई, बहुत हम्म ग्रेनेड की ऐसे कोई कंपनी थी। तो चाइना की इंटरनल क्राइसिस काफी चल रही, इंटरनल रिवेलियन काफी खड़े हो रहे हैं। तो जो बॉर्डर में उसका अभी एक अपन एग्रेशन देख रहे हैं, वो सिर्फ इसीलिए था कि अंदर जो लोगों में राष्ट्रीयता बढ़ रही है, उससे हम्म बैलेंस करके वो अपनी रिबेलियन को दबा सके या फिर अपनी इंटरनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। हम्म तो इंडिया इसका जाहिर सी बात है शिकार बनेगा। लेकिन अगर इंडिया मेरा डिप्लोमेसी दिखाता है, जैसे वो कर रहा है वैसे इंडिया करेगा, तभी हम्म इंडिया के चांसेस हैं कि अपने आप को वहां पे रोक रोक के रख सके, जो फिर इंडिया करता नहीं दिख रहा है। हम्म। अच्छा, अभी अतुल, यहाँ पर जो सीडीएस विपिन रावत है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो चुनौती है भारत के लिए पाकिस्तान नहीं, चाइना है। तो ये उन्होंने डायरेक्टली बोला, और देश के चीफ ने बोला है, डिफेंस चीफ ने।
तो इसको लेकर के पाकिस्तान ने क्या, पाकिस्तान का तो नहीं, चाइना की कुछ प्रतिक्रिया आई है ऐसी चीजों को लेकर के, इस बात को लेकर के? हाँ सर देखिए, ये खेल होता है नैरेटिव का, हम्म। और चाइना नैरेटिव में इंडिया से कहीं ज्यादा आगे है। बहुत आप ज्यादा। एक शब्द बोल दो, चाइना की पूरी स्टेट मीडिया उसको खुल जाती है काउंटर बैलेंस करने में, वहां के हम्म। विदेश मंत्रालय से बयान आ जाता है। तो ये जो हम्म। नैरेटिव वाला चीज जो इंडिया जिस पे कमजोर पड़ रहा है, कि चाइना हम्म। कुछ भी बोल रहे हैं, इंडिया को कोई काउंटर नैरेटिव सेट नहीं कर रहा, फिलहाल इंडिया करता नहीं दिख रहा। हम्म। तो जो सीडीएस बिपिन रावत ने ये बातें बोली कि चाइना आज खतरा है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान हम्म। को अगर अपन चाइना की एक्सटेंशन बोले तो अजीब नहीं होगा। हम्म। पाकिस्तान का एक खुद में जो एक मुल्क वाला चीज था वो खत्म हो चुका है, वो चाइना का हम्म। एक एक्सटेंशन बन के रह गया, जो इंडिया के लिए काफी हानिकारक है। वो अभी चाइनीज आर्मी पीओके में सर्वे कर रही है, यानी अब पीओके हम्म। भी इंडिया के लिए मुश्किल होता दिख रहा है। हम्म। तो चुनौती तो बहुत ज्यादा है, और पता नहीं क्यों इंडिया का जो काउंटर नैरेटिव है वो बहुत वीक है, बहुत ही ज्यादा वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करना अतुल, पड़ेगा। अतुल यहाँ पे आपने बोला चाइना इंडिया का काउंटर अटैक मतलब नैरेटिव का, तो इस मामले में तो चाइना कई गुना ज्यादा आगे, जो कि आपने भी जिक्र किया। उसका मेन रीजन ये है कि उनकी तरफ से उनके जितने भी ऑफिशियल्स है, गवर्नमेंट है, इवन ग्लोबल टाइम्स उनका माउथ पीस, वो सब ट्विटर पर है। और उन्होंने ट्विटर को ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना लिया है अपनी बातों को रखने के लिए। तो एक तरीके से वो डेटा वॉर में और इंफॉर्मेशन वॉर में हमसे वो कई गुना ज्यादा आगे है। तो इसमें हम ये भी मान सकते हैं कि हमारी वो टैक्टिक काम नहीं आ रही जो हम चाइना को काउंटर कर सके। रीजन क्योंकि चाइना की पब्लिक के पास उनकी बातों को पहुंचाने की हमारे पास सोर्स नहीं है, क्योंकि उनके लोग ट्विटर यूज नहीं करते हैं। और हमारे ऑफिशियल जो हमारे ऑडियंस है, हमारी पब्लिक है, इंडियन पब्लिक, वो भी उनके ऑडियंस को एक्सेस नहीं कर पाती है। तो इस वजह से वो नैरेटिव फैलाते हैं, और इसमें खासकर हमारी कुछ मीडिया सोर्सेज भी मदद करती हैं। अभी आपने देखा होगा और हमने सबने देखा है कि दिवाली के समय, एक प्रश्न ले ही लेता हूं मैं यहाँ से, कि दिवाली का इस बार का जो हुआ उसमें इंडिया के दिवाली के अगर व्यापार की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो 1.25 ट्रिलियन की यहाँ पर बिक्री हुई है। और अकेले हम भोपाल शहर में हैं, यहाँ पर भोपाल के दिन, धनतेरस के दिन, जो CII ने अपने डेटा दिया है, 500 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है भोपाल में। तो हम अनुमान, और ये सारी बिक्री इंडियंस हुई है, लोगों में हाँ वो हाँ, झील आ चुका है कि वो अमेरिका मतलब चाइना का प्रोडक्ट नहीं राइट। खरीद रहे हैं, और लोग, और कोई दुकानदार बेच भी नहीं रहा है। फिर भी ऐसे मैंने कई मीडिया सोर्सेस का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने ये डेटा अपनी वीडियो के माध्यम से और भी कई इंफॉर्मेशन के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से बताने की कोशिश किया है कि चाइना को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ दिवाली का इकोनॉमिकली। जबकि हम जानते हैं, तो ये सारी बातें हम पहुंचा नहीं पा रहे हैं। तो ये भी तो हमारे लिए नुकसानदायक, उनके लिए फायदेमंद है। तो हम कैसे इन सारी इंफॉर्मेशन वॉर को भी हम टैकल करें? हाँ राइट, देखिए, आपने जो बात करा मीडिया सोर्सेज, एनजीओ, हम्म। तो हम्म। हम्म। एक लेट बी वेरी ऑनेस्ट, एक बात तो है हम्म। कि जो आज मार्क्सिज्म का इकलौता रुए रवा सर्वेसर जो बचा है, चाइना बचा है, राइट। हम्म। 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 वर्ल्ड, विश्व भर की, इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, अमेरिका तक की जो भी हम्म। जितनी देश, वहां की जो मार्क्सवादी ताकतें, मतलब जो भी मार्क्सवादी लोग हैं, वो आज हम्म। चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं, और चाइना हम्म। उनको अपने पक्ष में लेने में काफी हद तक कारगर हो जाता है। हम्म। वेरी ऑनेस्ट, मतलब इसमें कोई पॉलिटिकल करेक्ट वाली बात नहीं, ये सत्य है हम्म। कि चाइना आज इंडिया में पूरी तरह से, मतलब अंदर तक घुसा हुआ है। डोमिनेंस किया चाहे वो, हुआ है। हाँ, इंडियन इंटेलेक्चुअल्स हो, चाहे कोई भी हम्म। हो, हम्म। हम्म। अपन कुछ हम्म। हद तक नैरेटिव बनाते हैं, लेकिन वो उतना स्ट्रांग नहीं हो हम्म। पाता है जितना चाइना को चाहिए। लेकिन हम्म। अब ये देखिए ना, इंडिया में माइंड की कमी है नहीं, हम्म। इंडिया को हम्म। चाहिए कि आप वो साइबर सेना गठित करो आप अपनी, क्योंकि वर्ल्ड का जो मतलब बेस्ट माइंड है वो इंडिया में है, यह हम सब जानते हैं। आज एग्री। में हमारे पास बहुत सारे इंजीनियर हैं, और आज तो मतलब हम्म। ट्रेंड बन चुका है कि कंप्यूटर साइंस से बीटेक करना, ये लेटेस्ट हम्म। ट्रेंड है आज का। हम्म। तो आपके पास वो माइंड है, लेकिन आप उसका यूज कहाँ कर रहे हैं? हजारों लाखों हम्म। इंजीनियर बेकार बैठे हुए हैं, आप उनका यूज कीजिए। जैसे अपन आर्मी की बहाली निकालते हैं, तो आप एक, जो हम्म। एयरफोर्स है, नेवल है, और मतलब ग्राउंड फोर्सेज है, वैसे आप साइबर फोर्सेज बनाइए। हम्म। क्योंकि अभी क्या, कन्वेंशनल वॉरफेयर तो ठीक है अपने हद तक है, बट साइबर वॉरफेयर से लेकर आज वही जमाना हो गया कि साइबर वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, आप उसकी लड़ाई लड़ो, क्योंकि इंडिया बहुत कमजोर पड़ रहा है इससे। अतुल, यहाँ पे मैं कुछ कहना चाहूंगा चीजों को लेकर के। जैसे आपने बोला साइबर वॉरफेयर का, तो एग्जैक्टली चाइना इसमें बहुत आगे है।
लेकिन क्या हमारी जो इंडियन यूथ है, खासकर जो 20 प्लस से लेकर के 35 प्लस तक के बीच में आ रही 15 साल के गैप वाली, क्या ये इंटरनेट मैच्योरिटी को समझ पा रही है? क्या ये समझ पा रही है कि इंटरनेट का यूज क्या करना है, कैसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को टैकल करना है? क्योंकि हमें ये हमारी पब्लिक तो यहाँ पर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाती कि कौन सा इंफॉर्मेशन फेक और कौन सा इंफॉर्मेशन ट्रू है। यहाँ पे एक यूथ, एक तबका ऐसा है जो कि 15 सेकेंड 20 सेकेंड थी और 1 मिनट का रील्स बनाने में अपना बहुत सारा एनर्जी खत्म कर देता है। तो वो क्या कैसे समझ पाएगी वो? हम देखते हैं ना कि चाइना भी खुद उन रील्स का इस्तेमाल करता है। उसने टिकटॉक चलाया, उसमें पूरी की पूरी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर दिया, उसमें लगा दिया। उस युवा पीढ़ी ने अपनी छोटी उस थोड़ी सी फैम के लिए अपना पूरा एनर्जी खपा दिया उधर। अब वही युवा पीढ़ी को अगर वो इंस्ट्रूमेंट हाथ में ना आता तो शायद वो कुछ अच्छी रिसर्च करने में करती। वो बहुत सारे छोटे छोटे क्लिप्स जारी करती है इन ट्विटर पर और दिखा भी। अभी उसने एक रिजोल्यूशन हाई रिजोल्यूशन कैमरे के थ्रू एक गलवान में एक वीडियो क्लिप जारी किया है और बोला है कि हमारे जो भी एक्सीडेंट हुआ था लास्ट 2020 जून में, वहां पे हमारे जितने भी सोल्जर्स को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था, उसने ये नहीं बोला कि डेथ हुआ था, उसने बोला कि नुकसान हुआ, हम उन्हें ट्रिब्यूट देने वहां गए थे। और एक बहुत ही हाई रेजोल्यूशन कैमरा का इस्तेमाल करके उन्होंने वीडियो क्लिप जारी कर दिया और उसको बहुत सारे लोगों ने, चाइना के लोगों ने ट्विटर पर शेयर कर दिया। वो हमारे, चलिए वो इंफॉर्मेशन हमारे पब्लिक तक तो पहुंच गई, इंडियन पब्लिक तक, लेकिन वो इंफॉर्मेशन के काउंटर में जो भी हमारा प्रतिक्रिया है वो तो हम नहीं पहुंचा पाएंगे चाइना के लोगों के पास। तो वो तो अपने काम करने में सफल हो गए और उसी को लेकर के इंडियन मीडिया भी जो उनके सपोर्ट में है वो खड़ी हो जाएगी कि हाँ चाइना ने ऐसा किया ऐसा किया। लेकिन जो उनके अगेंस्ट में जो इंडियन मीडिया जो उसको जवाब दे रही है, उनकी बात फिर से चाइना के लोगों के पास नहीं पहुंच पा रही है। तो उसमें तो कुल मिलाकर के घाटा तो हमारा ही हो रहा है। और जैसा आपने बोला कि हमारी पब्लिक करे, पब्लिक कैसे करेगी? पब्लिक को तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही क्या गलत है। हाँ, बट अपने को इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा। काहे कि हम्म। आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज है, मैन रिसोर्सेज है, आप उसका यूज कीजिए। हम्म। जैसे अपन आर्मी हम्म। को ट्रेनिंग देते हैं, जस्ट लेकर अपन उनको ट्रेनिंग देंगे। हमें पब्लिक के मुंह पे छोड़ दीजिए। जो एक आप आर्मी हम्म। बनाए, जो भी आप एक आपके पास प्लान होगा, आप उनको देखिए। ज्यादा फेक न्यूज फैलाना सही है जब आपको नैरेटिव वो सूट करता हो। हाँ हाँ। ये चीजें इंडियन को सीखनी पड़ेगी हम लोग कि हम्म। ज्यादा ईमानदारी वाले चक्कर में नहीं पड़ना है। जो चीजें आपके नैरेटिव को सूट करती हैं वो आपको फैलाना पड़ेगा, क्योंकि चाइना यही करता है। और आज हम्म। आपका लड़ाई है वो ऐसे लोग के मतलब कोई ईमानदार आदमी के साथ लड़ाई तो है नहीं कि ये नहीं करता है, अच्छी कनिंग। बात, राइट। तो आप ट्रेनिंग दो यूथ को, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है इंडिया में। अगर ऐसा कोई हम्म। गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है तो मैं गारंटी देता हूं कि उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आज भी कंप्यूटर इंजीनियर हर साल लाखों में निकल रहे हैं और हर कोई एग्जैक्टली। जॉब नहीं ले पा रहा है, राइट। तो हम्म। गवर्नमेंट को वो उस लेवल पे इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। लेकिन वही डाउन प्ले, गवर्नमेंट किसी भी नैरेटिव को इतना डाउन प्ले कर देती है कि यहीं के लोग को पता नहीं चल पाता है। गवर्नमेंट ये सोचती है कि अगर ये हम्म। यहाँ के लोग को पता चलेगा तो पैनिकनेस होगा, लेकिन पता तो वैसे भी चल जाता है। तो इसमें चाइना का नैरेटिव सफल हो जाता है और हमारा फेल हो जाता है। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है उसमें बहुत काफी पीछे है इनसे। और वो काफी। उस नैरेटिव पे मतलब नैरेटिव देखिए, कई बार वॉर हमें सबको पता है कि आने वाली लड़ाइयां जो है हथियारों से नहीं लड़ी जाएगी। वो जो युद्ध होगा वो नैरेटिव बेसिस होगा, इंफॉर्मेटिव बेसिस होगा। और जिसके पास जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन रहेगा, जो ज्यादा लोगों को प्रोपोगेट कर पाएगा, प्रोपोगेंडा फैला पाएगा, वही जीतेगा। और चाइना उसमें कई गुना आगे है हमसे, हमें ये मानना पड़ेगा। हम हम उनसे इस मामले में बहुत पीछे हैं और इस गलती को हमें स्वीकार करके हमें इस पे काम करना होगा। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि मतलब अगर अपन सोचे कि सब खराब हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ कर हम्म। रही है, लेकिन डाउन प्ले काफी हाँ। कर रही है। जैसे अभी अपन देखिए, इकोनॉमिक वारफेयर कर रहे हैं, तो अतुल गवर्नमेंट जी। उस, हाँ हाँ, आप पूरा जी करिए। जी 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 जी, आप कहिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अभी जो अपनी गवर्नमेंट है, राइट, वो हम्म। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं कर रही है। अभी थोड़ा कम कर रही है, बट थोड़ा कम करोगे तो आपको उसका परिणाम भुगतना तो पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर अपन देखते चाइना का जो अभी हालत है, हम्म। इकोनॉमिक इकोनॉमिक हालत, ऐसा नहीं कह रहे कि हम्म। बिल्कुल टूट चुका है, बट हम्म। अभी अपन ने देखा कि दिवाली में 60-70 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ चाइना को। 50 बिल्कुल से बिल्कुल। 70 बिलियन तक का उसका नुकसान हुआ। तो चाइना ने हम्म। जो इंडिया के पब्लिक को छेड़, जो मतलब एक होता है ना, यहाँ की पब्लिक बड़ी भोली वाली है सर। हम्म। आप उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाओगे फिर आप कहीं नहीं रह पाओगे। ये चीजें हम्म। चाइना ने रियलाइज करा है। आपने देखा होगा चाइना की स्टेट मीडिया लगातार दिल्ली को प्रेशर बना रही है कि आप ऐसा मतलब नैरेटिव ना बना, तो वो झुंझलाएंगे जरूर। और वो इंडिया हम्म। इस
बनाने में काफी सफल हो पाएगी, चाइना आपका दुश्मन है। तो इंडिया के जो लोगों ने बाइकआउट करा है वो वाकई मतलब मुझे इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं थी अभी भी। लिटरली बताऊं कि जो हम्म दिवाली में जो आकर आया कि इंडिया में जो बाइकआउट हम्म करा है, मैं आपको बताऊं अपने घर की बात, नानी जो झालर खरीदने जा रहे थे दिवाली की, उन्होंने एग्जैक्टली हम्म बोला कि मेड इन चाइना मत लाना। हम्म वो आम लोग तक ये बात पहुंच रही है, ये काफी अच्छी है। क्योंकि जब आप, क्योंकि चाइना को अगर आपको अंदर से तोड़ना है तो ना ही आपका इंफॉर्मेशन काम आ पाएगा, तो वहाँ के लोग इन सबसे काफी दूर है। तो क्या काम आ सकता है, इकोनॉमिक वारफेयर। वहाँ के लोग को जब तक रोटी मिलता रहेगा तब तक वो कोई कुछ नहीं, अंदर से कुछ नहीं होगा। अपन ने देखा इकोनॉमिक की हम्म हालत जब असली खराब हुई, 15 भाग में टूटा वो। हम्म तो चाइना को कमजोर करने का इंटरनल एक ही ऑप्शन है कि आप उसका कैसे भी करके इकोनॉमिक को उसको कमजोर करें, राइट। और इंडिया चाइना का भी बहुत बड़ा मतलब बिजनेस चलता है। अगर उस बिजनेस को अपन मतलब काटेंगे तो घाटा तो हमारा भी होगा, लेकिन एक मतलब हम्म धीरे धीरे, जैसे ताइवान, वियतनाम, चाइना का जो वो सब मतलब सब्स्टिट्यूट होता है ना, एक कि चाइना का हम्म सब्स्टिट्यूट क्या रख रहे हैं, तो ताइवान को रख रहे हैं। और अभी अपन ने देखा कि 70,000 बिलियन डॉलर का ताइवान ने सेमीकंडक्टर में इन्वेस्ट किया इंडिया में। अभी फैक्ट्री हम्म लगेंगी वो अलग चीज है, लेकिन वो एक हम्म अपन तैयार कर रहे हैं उस बेस को कि इकोनॉमी पे चाइना को कैसे घेरा जाए। तो काम हो रहा है, बट संतोषजनक नहीं हो पा रहा है, इतना धीरे करके आप नहीं कर पाओगे। और मेन बात वो डेमोक्रेसी की भी आ जाती है हर चीज में, हम्म। राइट। तो चुनौतियां हैं, तो देखते हैं। अतुल, हम ऐसा कह सकते हैं कि जो चाइना की जो पावर है ना, बेसिकली वो है उसकी इकोनॉमी। उसकी एग्जैक्टली। इकोनॉमी तोड़ दो, इकोनॉमी तोड़ दो, वो झुरझुरा जाएगा, वो बहुत ज्यादा सत्ते में आ जाएगा। उसे टेबल पे आके बात करनी ही पड़ेगी, और ये हमने पिछले 1-1.5 सालों में दिखाया है। गवर्नमेंट ने इनिशिएट लिया, गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली बोला पब्लिक को कि अब आप ही हो। क्योंकि देखिए, हम एक बहुत सारी, जैसे आपने बोला कि भारत के लोगों में एक बहुत ज्यादा भावनाएं आ जाती हैं, और सरकार भी उन भावनाओं के साथ कोई आहत नहीं पहुंचाना चाहती। और खासकर हमने जितने भी इंटरनेशनल एजेंसी से उनके साथ जो हमारे समझौते हैं, भारत सरकार की मतलब हमारी इतिहास रहा है, चाहे हम आज से हजारों साल पहले जाएं और भी नए, जब मतलब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद आए, तो हमने जो नीतिगत कार्यक्रम बने हैं, उन नीतिगत कार्यक्रमों को हमने अपनाया है। तो वैसे ही भारत डब्ल्यूटीओ का मेंबर है, तो हम डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते। हालांकि एग्जैक्ट। चाइना तो कोई मानता नहीं है डब्ल्यूटीओ का। जब उसके हित साधने, उसके सीधे हित साधने होते हैं, तो जाके चला जाता है डब्ल्यूटीओ में कि ये तो हमारे साथ ऐसे एग्रीमेंट पे धोखा दे रही है, ये हमारी बातों को नहीं मान रहे, इंडिया चाइना हमसे सामान नहीं ले रहा है। और जब उसके पक्ष में, उसके विपक्ष में बातें आ जाती हैं पक्ष में, तो वो फिर जाकर के बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये हमें मानना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट ने बिना नाम लिए किसी देश का बोला कि आप आत्मनिर्भर बनिए, आप जो भी हो सके उस पर करिए, हमें जितना सहयोग होगा हम उतना करेंगे। और जनता ने बकायदा पिछले 1.5 साल में दिखा दिया। ऐसे कई दोस्त मेरे हैं जो कि अगर उनका मोबाइल खराब है लेकिन मोबाइल नहीं लेते हैं वो, क्योंकि वो महंगे मोबाइल, अमेरिका या अदर कंट्रीज के मोबाइल को अफोर्ड नहीं कर सकते वो, तो वो भी उनका टूटा फूटा मोबाइल ही चला रहे। बट वो ना तो Xiaomi खरीद रहे और ना ही ओप्पो वीवो खरीद रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो खरीदेंगे वो पैसा उनके पास जाएगा, चाइना के पास। एग्जैक्ट। तो ये हम देख रहे हैं कि हाँ, हमारे देश के लोगों में भावनाओं में आ चुकी है। जैसे आपने भी बताया कि दिवाली के समय आपके नानी सामान लेने गए तो वो झालर लेके नहीं आए चाइना वाले। तो ये छोटे छोटे प्रयास, मतलब ये एक तरीके से वही प्रयास है गिलहरी के समान। जब भगवान राम का, जब वो ब्रिज बना रहे थे तो गिलहरी ने बोला कि मैं थोड़ा थोड़ा डालूंगी, लेकिन वो एक गिलहरी प्रयास था। तो हम सबका व्यक्तिगत रूप से जो गिलहरी प्रयास था, उसने परिणाम दिखाया कि उसको 60+ बिलियंस के डॉलर के आसपास नुकसान हुआ। और पिछले 2 लॉकडाउन के बाद, 1.5 सालों के बाद, जब इस बार दिवाली की खरीदी हुई, तो दिवाली की खरीदी में पिछले 10 साल के बाद का सबसे हाईएस्ट सेलिंग हुआ है, 1.25 ट्रिलियन। एग्जैक्ट। एग्जैक्ट। वही तो मतलब भोपाल जैसा शहर जिसकी जनसंख्या 20 लाख के आसपास है, वो शहर 500 करोड़ रुपए की कमाई कर देता है एक दिन में, धनतेरस के दिन। तो लोगों में वो भावनाएं आ चुकी है। लोग अपनी, इसका परिणाम आप देखेंगे कि जब अगले 3 महीने का, जब आपका क्वार्टर का जब सर्वे आएगा, मतलब जी और बिक्री का, तो आप देखेंगे महीने के बाद की जो सर्वे आए, मतलब डेटा आएगा, सीआई देगा, उसमें देखना बहुत ज्यादा उछाल आ जाएगा। तो हमारी इकोनॉमी तो पहुंच रही है अच्छी खासी, थोड़ी सी बढ़ रही है। लेकिन अतुल, यहाँ पर चीजें ये है कि क्या भारत सरकार जो काम कर रही है वो जनता तक पहुंचा नहीं पा रही उन बातों को आसान तरीके से, आसान शब्दों में। ये भी एक कमियां मुझे तो लगती है कि जिस प्रकार से चाइना नैरेटिव के माध्यम से उनकी बातों को हमारे पब्लिक तक पहुंचा देता है, और वैसे ही भारत सरकार अपनी बातों को नहीं पहुंचा पा रही है। इसके ऊपर हाँ, क्या मतलब आपके विचार रहते हैं?
हाँ, एक देखिए इसमें अगर अपन थोड़ा सा 2014 के टाइम की बात करें, चौ हम्म मुझे मैं जहाँ तक अभी सरकार की मतलब जो नीति मतलब जो बात पहुंचाने वाली बात होती है, तो आप हम्म देखोगे कि 2014 से करीब करीब 18-19 तक जो गवर्नमेंट हम्म की आईटी सेल थी वो काफी हावी थी। हम्म एक बात को बतंगड़ बना के लोगों तक पहुंचाया जा रहा था, लेकिन हम देख रहे हैं कि हम्म साल मतलब 2 साल 2.5 साल से जो गवर्नमेंट का आईटी सेल था, बीजेपी का आईटी हम्म सेल समझ लो आप, वो हम्म काफी हम्म मतलब वीक हो चुका है आज नैरेटिव के मामले में। आप हम्म ट्विटर देख लो, फेसबुक देख लो, बहुत ही कम लोग अब आपको दिखेंगे नैरेटिव, जो अपन हम्म नैरेटिव बिल्डिंग की बात करते हैं, जो जनता तक हम्म सरकार की बात पहुंचाने का बात करते हैं, वैसी बात हम्म तो बहुत ही कम लोग अब दिखते हैं। पता नहीं इसके पीछे क्या रीजन है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। बट जो 2014-15 के आसपास जिस तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे थे, इसमें एक्चुअली दो तीन चीजें अभी ट्विटर के साथ जो गवर्नमेंट की हो गई थी हम्म बहस, तो वो अपन देखने को मिलती है कि शायद उस चक्कर में, और प्लस एक जो सो कॉल्ड फैक्ट चेकर बने हुए हैं आजकल के, उनका उनका भी कुछ हाथ है उस कि आप अपने वो नैरेटिव फैक्ट को काटने के लिए। हाँ हाँ हाँ, वो एग्जैक्टली अल्टे न्यूज से टाइप करते हैं लोग। वो फैक्ट चेकर ना होकर के एक तरीके से इंडिया मतलब हाँ, चाइना के एजेंट होकर के चाइना के एजेंट की तरह बिहेव करते हैं और बोल देते हैं कि नहीं ये गलत है ये। हाँ हाँ, तो ये सब चीजें ने काफी नुकसान करा है। और जाहिर सी बात हम्म है, फंडिंग कहाँ से आती है सबको ही पता है, हम्म कौन किसकी फंडिंग कब करता है, अपन सब जानते हैं। एनजीओ की बातें हो गई, हम्म चैनल की बातें हो गई, जितनी भी हम्म चीजें, तो गवर्नमेंट को अच्छा। करने इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा, हार्ड इनिशिएटिव लेना हम्म पड़ेगा, इसके बिना अच्छा नहीं। अतुल, आपने ये जो बोला है इन इनिशिएटिव्स को लेकर के, हमने देखा था कि पिछले 1 डेढ़ साल से लगभग इंडिया और गलवान में जो चाइना को लेकर गलवान में जो इशू था उसको लेकर के उसी एक मतलब नरेटिव की बात करें तो भारत सरकार ने भी एक ब्रिज मतलब रास्ता बनाते हुए गलवान का फोटो शेयर किया और उसे बहुत सारे नेताओं ने शेयर किया। हम्म। तो ये एक तरीके से चाइना के लिए क्या विचार रखता होगा कि अ, एक आपने गलवान में पिछले साल लड़ाइयां हुई, अभी भी 12 लेवल की टॉक हो चुकी, कोई परिणाम सामने नहीं आया। विपिन रावत बोलते हैं कि चाइना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है और इन सारी चीजों को लेकर के फिर बीच में ये जारी कर दिया जाता है। तो इन सभी चीजों को लेकर के क्या चाइना के ऊपर इम्पैक्ट डलेगा? हाँ सर, मतलब अगर मैं जहाँ तक सोच पाता हूँ, जो अभी चाइना कर रहा है, जो भी चीजें कर रहा है, हम्म तो हम्म जो शी जिनपिंग मुझे नजर आते हैं, वो मतलब कई अगर अपन एनालिसिस देख लें, तो वो सेल्फ हम्म डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहा है। सेल्फ डिस्ट्रक्शन जो चीजें होती है ना, हम्म वो उस ओर चाइना बढ़ रहा है, अगर अपन ऐसा बोले तो। क्योंकि देखो, अगर आपको, चलिए मान लिया आपको सुपर पावर बनना है, जो भी चीजें, लेकिन आप वर्ल्ड पे निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हो, हम्म आप वर्ल्ड को पॉजिटिविटी की तरफ नहीं ले जा रहे हो। जैसे अमेरिका सुपर पावर बना था, तो 1960 से 2000 तक ग्रेट अमेरिकन ड्रीम कहते थे कि लोग जाते थे अमेरिका बसने के लिए। लेकिन हम्म क्या आज कोई भी कंट्री या कोई भी बच्चा या माँ बाप अपने बेटे को चाइना पढ़ने भेजना चाहेगा, या फिर चाइना रहने भेजना चाहेगा? राइट। मुश्किल है तो थोड़ा चाइना सा। जो अपनी एग्रेशन और सुपर पावर बनने के चक्कर में डिस्ट्रक्शन की तरफ चलता बढ़ता जा रहा है, और हम्म उस डिस्ट्रक्शन में जो मेन रोल प्ले करने वाला है वो इंडिया करने वाला है। और ये बात हम्म चाइना को अच्छे से, क्योंकि अमेरिका चाइना का युद्ध अब ऐसे नहीं हो सकता, कभी होगा तो इंडिया चाइना का ही होगा, चाहे वो कन्वेंशनल हम्म वॉरफेयर हो चाहे कोई भी हो। राइट। हम्म तो इसी को इंडिया को कमजोर करना चाहता है अंदर से। और चूंकि हम्म इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो वो उसका काम थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है डेमोक्रेसी के अलावा। तो चाइना हम्म जो बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, मैं आपको एक बात, मैंने जो कुछ नोटिस करी, कि हम्म मैंने एक रिसर्च में पढ़ा था, रिसर्च मतलब वैसे नॉर्मल एक थे पत्रकार, मतलब कनाडा के, उनको हम्म सुन रहा था, हम्म कि हम्म जो चाइना में लोग रहते हैं, तो चाइना की जो फिलहाल अपन देखते हैं कि चाइना बड़ा अच्छा कंट्री है, लेकिन चाइना की जो फिलहाल हालात है, उसमें है कि लोग एक कमरे में पूरी फैमिली रहती। हम्म वो मुझे एक सच इसलिए लगा, क्योंकि अगर आपने कभी ऐसे फेसबुक पे नॉर्मल वीडियो देखा होगा, तो ये जो जैसे एक वो होता है कि सोफा है, उसको आपने बेड बना दिया, फिर उसको सोफा बना हम्म। दिया, मतलब हाँ वो हाँ, जो भी चीजें होती है बिल्कुल। डिजाइन, वो हम्म ये सब चीजें चाइना में इसीलिए, क्योंकि एक फैमिली मतलब एक रूम में पूरी फैमिली को रहना पड़ता है चाइना में। हम्म क्योंकि वहां पे ऐसी खोजें होती है कि सोफा भी है, वो पलंग भी है, मतलब जो हम्म फ्लेक्सिबिलिटी टाइप की चीज है। तो चाइना में फिलहाल दिक्कतें बढ़ रही हैं सी जिनपिंग के आने के बाद, क्योंकि उसके पहले हम्म चाइना इतना अग्रेसन नहीं था। और जाहिर सी बात है, जब आप एग्रेशन करोगे, तो आप पे वो निगेटिव इम्पैक्ट भी डालेगा। हर बार आप लड़ाई करके कुछ नहीं कर सकते, या फिर दबाव बना के हर चीज हम्म नहीं ले सकते। हम्म। तो चाइना का सुपर पावर बनने का ख्वाब है, वो कहीं उसी को डिस्ट्रक्ट ना कर दे, इसका मुझे आशंका लग रहा अतुल, आपने बोला कि सी जिनपिंग की वजह से सारी चीजें हो रहा है।
मतलब मेजर रोल वही, क्योंकि इससे पहले भी रहे हैं तो इतने रिश्ते खराब नहीं हुए हैं। हम्म, 1962 के बाद, 1962 और 67 के वॉर के बाद कभी भी इंडिया और चाइना के बीच में मतलब खूनी संघर्ष नहीं हुआ। हाँ, और उसकी उसी को चीजों को लेकर के आगे जाकर के फिर एग्रीमेंट हुए हैं जिसके तहत आप हथियार नहीं ला सकते एक दूसरे देशों के सामने, है ना। लेकिन अब सी जिनपिंग का थर्ड टर्म आने वाला है, और ये मतलब ऐसा है कि वो जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक उनके शरीर चलेगा तब तक वो बने रहेंगे। तो ये किस तरीके से उनकी मंशा क्या होगी, और क्या मतलब इस पूरे वर्ल्ड लेवल के, वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स के सिनारियों में बदलाव होने वाला है, और भारत के लिए किस प्रकार से ये फायदेमंद है या नुकसानदार है। कि फायदेमंद तो ऑब्वियसली है नहीं वो, क्योंकि जब से वो आए हैं तब से ही समस्याएं उत्पन्न हुई है। हमने बहुत सारे सॉफ्ट नेचर दिखा के दिखा लिया उनको, हमने उन्हें बुला हाँ, करके झूला भी झूला दिया उन्हें, है ना, सारी चीजें करा दिया, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं आया। वो इंसान, उनके बारे में तो हम कितना भी रिसोर्स कर लें, सर्च कर लें, उनके स्पीचेस नहीं मिलते हमें तो। हाँ, हाँ, और जिस इंसान के बारे में, जिसकी बातों को ना सुन पाए हम, समझ ना पाए, उस इंसान की साइकोलॉजिकल माइंडसेट के बारे में समझ पाना मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्ट। तो इन्हीं सारी परिदृश्यों में, जैसे कहा जाता है ना कि जो इंसान बहुत कम बोलता है या उसके बारे में बहुत कम सुना जाता है, उसके बारे में प्रेडिक्शन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सी हाँ, जिनपिंग भी कुछ ऐसे ही प्रतीत होते हैं। तो सर क्या जो परिणाम आएगा आगे के परिदृश्य में पूरे वर्ल्ड लेवल पर जियो पॉलिटिक्स में। देखिए, प्रेसिडेंट सी को अपन चाइना का सम्राट बोले तो कुछ बुरा नहीं हो, हम्म। क्योंकि वो चाइना के सम्राट ही बन चुके हैं फिलहाल, राइट। और अभी हम्म। जो अपन देखें कि चाहे वो क्वाड हो चाहे ऑकस हो, तो एक हम्म। पूरी दुनिया एक मतलब होता है ना बारूद के ढेर में बैठती जा रही चाइना को देख। हम्म। 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 अब literally कोई भी चाइना के तरफ हाथ बढ़ाना नहीं चाहता है, वो उसकी हम्म। मजबूरी होगी, वो अलग चीज है। लेकिन चाहे वो अमेरिका में भी एक सॉफ्ट इमेज था चाइना का, बट वो भी हम्म। नहीं हो पा रहा है फिलहाल। तो हम्म। एक अपन बोले कि चाइना अगर आने वाले टाइम में जर्मनी का जो हाल हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, हम्म। वो हाल अगर चाइना का हो जाए तो इसमें कुछ अजीब नहीं होगा। क्योंकि आपने सब कुछ छेड़ रखा है, इंडिया, हम्म। अमेरिका, ब्रिटेन, रसिया, फ्रांस। रसिया क्योंकि इनके इनसे दोस्ती बढ़ानी है, उनको उसको पैसे की जरूरत है, तो रसिया चाइना के करीब आ रहा है। बट अपन भूल भी करते जा रहे हैं चाइना को काउंटर करने में, क्योंकि फिर वही आ जा रहा है, सबका अपना अपना इंटरेस्ट आ जा रहा है हर चीज में। क्योंकि इकोनॉमिक, मतलब इकोनॉमी में हाथ देगा चाइना, जब अमेरिका से भी उसके रिलेशन है, उसने भले हम्म। टैरिफ लगा रखा हो, लेकिन अपन ये कह दे कि अमेरिका से उसकी बिल्कुल इकोनॉमिक रिलेशन नहीं है, तो ये गलत होगा। तो चीजें चाइना के खिलाफ चलती जा रही हैं, वो तो हवा बनना शुरू होता है ना, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में हर चीज ऐसे समझ में नहीं आती है, 10 साल में वो चीजें हम्म। समझ में आती है कि 10 साल पहले ऐसा हुआ तो ये ऐसा हुआ। तो अपन ये देख हम्म। रहे हैं कि हम्म। हवा बनता जा रहा है। जो इंडो हम्म। पैसिफिक वाला एरिया है, वो अगर अपन बोले तो नेक्स्ट जंग का अखाड़ा बनने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंडो पैसिफिक, साउथ चाइना सी वाला पूरा जो एरिया है। अच्छा अतुल, यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो कि अभी 2-4 दिन पहले इंसिडेंट हुई है। मणिपुर में हमने देखा कि वहां पर एक पीएलए करके एक आतंकवादी गति संगठन है, जिसका नाम वही है जो कि चाइना की पीएलए का नाम है, पीपल लिबरेशन आर्मी। और उन्होंने हमारे भारतीय जवानों पर कुछ आतंकी घटनाएं अंजाम दिया, जिससे हमारे जवान शहीद हो गए, लगभग 9 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। तो ये घटनाएं जो हो रही है, ये हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते कि चाइना का इसमें एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि वो जो पीएलए है वो पूरी की पूरी तरीके से प्रभावित है चाइना से, और हम्म, डेफिनेटली उसको फंडिंग की होगी। तो एक तरीके से ये हमारी इंटेलिजेंसी फेलियर भी है, हल्की फुल्की तो, है ना। अगर हमारे किसी सेना के जवान पर कुछ भी हमला होता है, और इस बार तो फैमिली पे टारगेट किया गया, हाँ, तो चाइना हमें हर जगह पे परेशान कर रहा है। अगर जैसे मणिपुर की बात करें, तो मणिपुर में तो चाइना की बाउंड्री नहीं है, म्यांमार की है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि म्यांमार के साथ भी हमारे जो बाउंड्रीज हैं वो इतने ज्यादा मतलब पोरस है, हाँ, वो हाँ, सील्ड बिल्कुल, नहीं है वो। और अभी हाँ, वहां पर एक तरीके से इमरजेंसी लगा हुआ है। तो हमने कई बार कई कई बातें ऐसी आई जो कि हमने इन्हीं कारणों की वजह से हमने म्यांमार को ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं किया है। हाँ, हाँ, उसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि हमने ज्यादा क्रिटिसाइज किया तो वो जाके चीन से मिल जाएगा, और चीन से मिल जाएगा तो हमारा नुकसान। तो हमें जितने भी या तो उस चाइना ने हमें खुद परेशान कर रखा है, या फिर जहां पे नहीं हो सकता था वहां पर उसने उस देश के साथ कुछ अपनी टैक्टिक्स के माध्यम से परेशान किया हुआ है।
तो ये जो आपको मैंने बताया घटना जो मणिपुर वाला है, जो कि 2-3 दिन पहले घटित हुआ है, इसके पीछे क्या मतलब आप सोच पा रहे हैं, अगर आपने कुछ पढ़ा हो, रिसर्च किया हो, तो क्या है इनके ऊपर? हाँ, अभी अपन एक नॉर्मल परसेप्शन की बात करें तो जब भी इंडिया में हुँ, इंसर्जेंसी की बात आती है, राइट, तो अपन हुँ, हुँ, कश्मीर या हुँ। पंजाब को सोचते हैं, लेकिन हाँ, बिल्कुल, कहीं इंसर्जेंसी सबसे खतरनाक रही तो वो नॉर्थ ईस्ट थी। बिल्कुल, ये मैं नहीं बिल्कुल। भूलना चाहिए, पैदल गवर्नमेंट हुँ, बनाया गया जहाँ पे। तो हुँ, अगर आप उसको देखेंगे, जो नॉर्थ ईस्ट को लेके जो गवर्नमेंट है वो फिलहाल डाउन प्ले कर रही है, मतलब उतना हुँ, सीरियसली उन्होंने उस चीज को नहीं लिया जितना अपन ने पंजाब और कश्मीर को लिया। हुँ, तो वहां पे क्योंकि अभी चाइना का काम क्या है, इंडिया को डिस्टेबलाइज करना, राइट। हुँ, 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 तो ऐसी चीजें तो होंगी ही, आपको अपने इंटेलिजेंस पे ध्यान देना पड़ेगा। म्यांमार की बात है तो अगर अपन आप ही सोचो कि जब एक पूरा का पूरा देश एक मतलब अपन ऐसा बोले कि अराजकता का शिकार हो रखा है, तो हुँ, अराजकता में ऐसे तत्व बहाव तो मिलता ही है। ये हुँ, लोग आज इंडिया में कांड करेंगे, जाकर म्यांमार में घुस के बैठ जाएंगे बॉर्डर में। अब कर लो जो बिल्कुल करना है। वही। ऐसी चीजें हमने हुँ, देखी कि बांग्लादेश में से लोग आते थे, बांग्लादेश में छिप जाते थे, जब शेख हसीना के पहले की सरकार थी तो बाकायदा उनको हुँ, मतलब शेल्टर देती थी वो। तो जो हुँ, नॉर्थ ईस्ट को अपन ने आपको लास्ट के पिछले के पिछले वाले में अपन ने बात करा था कि जो असम, बंगाल, केरला और ये नॉर्थ ईस्ट की अब जो सुलगने की बारी है, वो उसका हुँ, अपन ने हुँ, बोले इसको हुँ। ट्रेलर मात्र है। एग्ज़ैक्टली, ये हमने पिछले कुछ चर्चाओं में पहले बात भी किया था इस बात को लेकर के, और जिसका एग्जैक्टली। परिणाम यहाँ पे हमें दिखने दिखने को मिल गए। और नॉर्थ ईस्ट में हमने ये भी बात किया था, अगर हमारे दर्शक अगर पुरानी वीडियोस को अगर देखा होगा उन्होंने, तो कि हमने ये बोला था कि अब आसाम के बाद ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश है वहां डिस्टर्ब करेगा वो, और परिणाम हमें सामने दिखने दिखने शुरू हो गए, जो गांव की बात करी है हम लोगों ने। तो इन्हीं सारी चीजों तो को लेकर के अब कैसे काउंटर करें, हालांकि जो ये भी मणिपुर में जो भी घटनाएं घटित हुई है, हाँ यहाँ पे कश्मीर जैसी स्थिति नहीं है कि वहां की लोग ही भारत सरकार का विरोध कर रही है। हाँ, 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 पब्लिक पब्लिक और जो वहां पे जो भी सरकारें हैं उनका सेंटिमेंट विद द कंट्री है, विद द पीपल है, और हाँ, वहां के लोग भी बकायदा पूरे अपने आप को इंडिया का ही सपोर्ट करते हैं। तो ये तो हमारे लिए पॉजिटिव है, हम कश्मीर जैसी स्थिति फेस नहीं कर रहे वहां पर। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग हैं वहां पर जिन्होंने किया है, उनका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। हाँ, इंडिया को मैसेज देना पड़ेगा कुछ ऐसे एक्शन लेके उनके खिलाफ कि हम्म, आप क्राइम को रोकोगे, चलो ठीक है, आप आर्मी उतार दोगे, लेकिन एक जो मैसेज आप किसी को पनिश करके देते हो कि हम्म, अगर आप नेक्स्ट ऐसी हिमाकत करी तो आपका ये हाल होगा, तो वो एक मैसेजिंग हम्म, इंडिया को करना पड़ेगा उनके खिलाफ। चाहे आप म्यांमार में घुस के करें या फिर आप हम्म, आर्मी उतारे, मतलब एक आपको मैसेज देना पड़ेगा जो जितने भी रिबेल तत्व हैं वहां पे नॉर्थ ईस्ट में, कि हम्म, सर ना उठा सके। चाइना में जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा था, तो जो हम्म, चाइना को सबसे लिबरल प्रेसिडेंट माने जाते हैं डेन जियाओपिंग, उन्होंने सड़कों पर हम्म, टैंक उतारी थी 1979 में, रेड स्क्वायर। एग्जैक्टली। तो कोई वो नहीं एक बोल सकता उसमें। मैसेज देना पड़ेगा रिवेलियंस को कि इंडिया मतलब आपको प्यार से बात करके या फिर आपको हथियार डलवाने के लिए काम नहीं कर रहा। अगर आप ऐसी कुछ हम्म, हरकत करेंगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। तो एक इंडिया एक हम्म, जब तक स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे नहीं करता है रिवेलियंस के भी, तब तक हम्म, ये लोग, क्योंकि आप कितने सुधार लोगे, राइट। उससे अच्छा है कि आप गल काट दो उनका, तो ऐसा नाम ही ना ले पाए हम्म, आपके खिलाफ बोलने का। तो वो चीजें इंडिया को करनी पड़ेगी, मुझे जहां तक लगता अच्छा अतुल, ये जो चलिए, ये तो हमने मतलब जो भी था, इसके आगे जो भी डेवलपमेंट होगा हम इसको लेकर चर्चा करेंगे। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जो अरुणाचल प्रदेश में जो पेंटागन ने बोला है कि वहां पर गांव बसा दिया चाइना ने, और इसको लेकर के बहुत सारी ऐसी हाई क्रिएट की जा रही है। बहुत सारे मीडिया सोर्सेस, हम उनका नाम तो नहीं लेंगे यहाँ पर, उन्होंने बहुत सारे पिक्चर्स भी जारी किए हैं। और हालांकि ये जो पेंटागन ने जो आज बताया है, वो ये कोई हमें आज का नहीं पता है, वो पिछले साल से ही पता है कि वो लास्ट ईयर उन्होंने थोड़ा बहुत उन्हें डेवलपमेंट शुरू कर दिया था। तो इस बात को लेकर के हालांकि भारत सरकार ने अभी डिनाई किया है, बोला है कि ये डेवलपमेंट है जो कि वो एक बाउंड्री के पास है, वो ना कि इंडियन टेरिटरी में है वो। तो इसको लेकर के आपने जो भी अपना रिसर्च किया हो, आपने भी बकायदा उन सारे नैरेटिव्स को देखा होगा जो मैंने देखा है, हमारे पूरे देश ने देखा है, क्योंकि वो बहुत ही तामझाम के साथ, बहुत ही गाजे बाजे के साथ दिखाए जाते हैं कि भारत सरकार तो निकम्मी है, भारत सरकार कुछ कर ही नहीं रही है ना? और भारत सरकार उन सब एक्चुअली बातों को कन्वे करने में सफल नहीं हो पाती, हाँ क्योंकि हाँ हमारे, पूरा कर। जी भाई, क्योंकि भारत सरकार यहाँ पर थोड़ी सी कन्वे नहीं कर पाती, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो विपक्ष है वो वो भी कुछ उस नैरेटिव में घुस जाता है उनके सपोर्ट में, किसके अगेंस्ट द कंट्री। तो इन सारी चीजों को लेकर के आपने क्या एनालिसिस किया है, वो हमारे दर्शकों को बताने का आप बकायदा अपने हाँ, शब्दों में करें।
जी। जो पेंटागन ने बाकायदा रिपोर्ट पब्लिश करी इंडिया को लेके, मतलब इंडिया को हम्म लेकर उन्होंने पूरी की पूरी चाइना इंडिया का इतना बड़ा रिपोर्ट पब्लिश करा कि चाइना आज तुम्हें खाने वाला है वगैरह वगैरह। इसलिए हम्म पेंटागन को चाहिए एक कॉम्प्लाइन स्टेट चाइना के खिलाफ। हम्म ये रियलिटी अमेरिका वो चाहिए, क्योंकि ताइवान वो जो इंडिया प्ले कर सकता है चाइना के खिलाफ, वो चीजें ताइवान हम्म नहीं कर सकता कभी। ताइवान तो खुद हम्म मतलब पता नहीं कब चला जाए, वो अपन नहीं कह सकते। लेकिन हम्म इंडिया इज न्यूक्लियर पावर, इंडिया वो फ्रंटलाइन स्टेट बन सकता है अमेरिका के लिए, कि आप हम्म वहां पे जाए तो वो बस हाइप क्रिएट कर रहे हैं सरकार पे, दबाव एक होता है ना, दबाव बनाने की कोशिश। जैसे कि हम्म अपन अगर वो जो, मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जो एक अभी अभिनंदन ने मिग वो गिराया था, F-16 गिराया था, तो अभी इंडिया हम्म से न्यूज वायरल हुई है कि अमेरिका के सभी अखबारों ने ये छाप दिया कि नहीं, F-16 नहीं हम्म गिरा है। तो उन्होंने ये छापा कि F-16 नहीं गिरा है, तो ये एक मैसेज था कि पाकिस्तान पे दबाव नहीं बनेगा इंडिया के खिलाफ कोई एक्शन लेने का। ये अमेरिका हम्म का संदेश था पाकिस्तान को, क्योंकि अगर आपका विमान गिरा होता तो आप पे प्रेशर बनता कि आप कुछ कीजिए, आपका विमान गिर गया F-16। हम्म तो मतलब 1 घंटे के अंदर पूरी रिपोर्ट पब्लिश हो गई। तो ये अमेरिका का जो होता है ना, वो एजेंडा नैरेटिव का खेल, ये जो मैसेज देने का काम करता है। तो जो अभी पेंटागन की रिपोर्ट आई है, वो पूरी की पूरी इंडिया को ये है कि भाई मान जा, फ्रंटलाइन स्टेट बेस दे दे वगैरह, जो भी बातें चल रही हो। हम्म तो पेंटागन का पूरा मामला इसी पर अटका है कि इंडिया भेज दे दो उनको। और रसिया ने भी कहा कि भाई मत दे प्लीज। तो अभी एक्चुअली चल रहा है में इंडिया का खेल वैसे। अतुल क्या है कि ये जैसे आपने वो F-16 गन की बात कही थी, बेसिकली मैंने उसको भी पढ़ा था। तो उस समय हमारे इंडिया का रशिया के साथ S-400 लेने की बातें चल रही थी, सब चीजों को लेकर के। तो मैंने एक जर्नल पढ़ा था, उसमें डिफेंस का ही था वो लिखा हुआ। उसमें ऐसा कुछ बताया गया था कि अमेरिका उस वो इसलिए बार बार बोल रहा है कि हमारा F-16 नहीं गिरा है, हमारा मतलब फाइटर प्लेन नहीं है, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है इस चीज को तो उसकी बिक्री बंद हो हाँ जाएगी हाँ। उस फाइटर प्लेन की। तो यहाँ पर यही कहा गया था कि वो जो F-16 है वो अमेरिका का नहीं है, क्योंकि अगर अमेरिका का हो तो अदर कंट्रीज उसको खरीदने वाली थी, वो शायद ना खरीदे तो उनकी दुकान बंद हो जाए। तो इस तरीके का एक एग्जैक्ट। नैरेटिव था। और बेसिकली ये पेंटागन की रिपोर्ट हो जाए या किसी भी एजेंसी की रिपोर्ट हो जाए, ये अपनी रिपोर्ट तो कभी बताते नहीं है कि हमारा स्थिति कैसा है, हमारा मेक्सिको मेक्सिको के साथ कैसा रिलेशन है, वेनेजुएला के साथ कैसा रिलेशन है, खुद की तो बताते नहीं है। खुद के अंदर तो आग लगी हुई है, खुद के घर के अंदर दूसरे के हाँ घर में देखने हाँ भाई। पानी डालने जाने देंगे। तो इनके रिपोर्टों से तो कोई एक ना, फर्क पड़ना नहीं है। नहीं वो सरकार पे एग्जैक्टली दबाव बना, गवर्नमेंट पे दबाव बनाया जा हाँ। रहा था कि बेच दे दो, लेकिन चाइना से खतरा है। अतुल वही बात सुनिए, अब यहीं पे बात आ जाती है ना, जैसे अब देखिए उनकी वेस्टर्न लॉबी इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक उनकी मीडिया सोर्सेस है। आप ट्विटर देखो, ट्विटर फटाफट ट्रेंड कर जाता है, अमेरिका से बैठा हुआ है। फेसबुक अमेरिका से बैठा हुआ है, इंस्टाग्राम अमेरिका से बैठा हुआ है। क्या कारण है कि ये हमारे मतलब हम जो लोग बातें करते हैं, जो अच्छी बातें लिखते हैं, वो उसको मतलब ऊपर नहीं उठता है, वो ट्रेंड में नहीं आता है, एग्जैक्ट। क्योंकि ये पूरा एक एनालिसिस एनालॉजी से काम करता है। ये फटाफट से बोर्ड के थ्रू सारी चीजें करा देते हैं, ट्रेंड करा देते हैं। अभी आप कुछ ऐसे सेंटीमेंट डालो जो कि आपको हिंदू सपोर्ट्स का हो, देखो आप अगर वो ट्रेंड करे तो ना करेगा वो, उसी में फिर एंटी एंटी हिंदू वर्ड से आ जाएंगे। हाँ हाँ। तो ये ये पूरा एक नैरेटिव है जो कि वेस्टर्न मीडिया कर रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे जो टेक्निकल मतलब प्लेटफॉर्म्स है वो सारे वेस्टर्न कंट्रीज के हैं। आप अवार्ड्स देखो, सारे बड़े बड़े अवार्ड्स होते हैं उनके द्वारा शुरू किए गए, उनके द्वारा दिए जाते हैं। तो ये एग्जैक्ट उनके एग्जैक्ट। तो इवन उनके सारे अवार्ड्स भी खुद नैरेटिव बेस्ड होते हैं। किसी को अगर हीरो बनाता है, उस हीरो बनाना है, उसको अवार्ड दे दो और 50 जगह से पोस्ट करवा दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे हमारी बहुत बड़ी बड़ी इंडियन मीडियाज हैं, पुरानी मीडिया है, उनको हम्म, वैल्यू नहीं करते हैं। और वहां की एग्जैक्ट। अगर अगर 10-15 साल पुरानी भी कोई न्यूज एजेंसी खड़ी हुई है, उसको बड़ा हाई क्रिएट कर देते हैं। CNN की रिपोर्ट को वो एकदम ऑथेंटिकेट मानते हैं। तो ये सारी इंडिया में चीजें भी तो वही तो हुआ। बकायदा हाँ। इंडिया में तो हमारे एनजीओ ने इंडिया छापा है एग्जैक्टली तो वही हाँ, एग्जैक्टली वही अगर CNN ने या किसी वेस्टर्न कंट्री के किसी मीडिया ने छाप दिया है, तो बोलते हैं कि नहीं, इस मीडिया ने छापा था, ये रेफरेंस है इसका। अरे यार, तुमने क्या रिसर्च किया? हाँ वही 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 वही। अगर न्यूयॉर्क टाइम ने कुछ छापा है या वॉशिंगटन पोस्ट ने कुछ छापा है, तो उनने तो छाप दिया क्योंकि आप उनको मान रहे हो। आपकी भी तो कोई ना कोई न्यूज एजेंसी है जो 2-2 साल पुरानी है। बिल्कुल आप बिल्कुल उन बिल्कुल। आप उनको ट्रस्ट ही नहीं करते हो। द हिंदू आप पढ़ते बाइंड नहीं, द हिंदू भी तो 150 साल पुराना है, 150, 200 साल, 300 साल पुराना चीजों को लेकर के सब कर रहा है बाइंड कैरी ऑन वो। एग्जैक्ट एग्जैक्ट।
तो वही चल रहा है। बात क्या है। हाँ अतुल, वही है कि बात क्या है यहाँ पर कि हम हमारी जो गौरव है ना गाथा, मतलब जो हमारी वास्तविकता है, हम उसको बहुत ही नीची नजरों से देख रहे हैं। हम्म। हमारे खुद की जो पावर से, हमारा जो खुद का ऑथेंटिसिटी है, उस पर हम बिलीव ना हो करके दूसरे की ऑथेंटिसिटी पे ज्यादा बिलीव कर रहे हैं, हम ट्रस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली इसपे वो एक एडवोकेट हैं, जे साई दीपक, उन्होंने एक हम्म। बुक निकाला, बेस्ट काम किए, मुझे, मैं रिकमेंड करूंगा जो भी देख रहा है एक बार दी उसको जरूर पढ़े कि क्या नाम इंडियन उसका? वही माइंडसेट नाम है, कैसे सोचता है। इंडिया दैट इज भारत। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं उसका हम्म। वेट कर हम्म। रहा हूँ कि हिंदी वर्जन जल्दी निकाल दे कि मैं पढ़ लूँ उसको भी, हम्म। क्योंकि हम्म। मुझे थोड़ा इंग्लिश उतना यूज टू नहीं हो पाता हूँ, तो मैं उसका हिंदी वाला हम्म। वेट। लेकिन मैंने हम्म। उसका काफी बुक लॉन्च देखा, उनकी बातें सुनी, तो मुझे लगा कि मतलब हम्म। ये किताब सबको पढ़नी चाहिए, अगर आपसे हो पाए हम्म। तो आप जरूर पढ़ें, क्योंकि उसमें हम्म। दिखाता है कि हम, हमारी थिंकिंग इंडियन है ही नहीं। चाहे हम्म। अपन हर चीज को वेस्टर्न चश्मे लगा के देखते हैं, चाहे अपन हम्म। हम हिंदू धर्म को देखें तो हम उसमें लगाते हैं सेकुलरिज्म का चश्मा, कि यहाँ हम्म। पे सेकुलरिज्म नहीं था, यहाँ पे भेदभाव था। जबकि सेकुलरिज्म से लेके जितनी, वो अलग टॉपिक हो जाएगी खैर, लेकिन वो एक, हम, मैं बताऊं हर इंडियन को जरूर पढ़ना चाहिए वो चीजें, कि हम किस दिशा में सोचते हैं, वो भी वेस्टर्न वर्ल्ड हमें तय करता है कि आप कैसे सोचेंगे। वही अतुल, जैसे ये हम हालांकि दूसरे सब्जेक्ट पे नहीं जाएंगे, हमारे जो सेंटर रहेगा वो इंडिया चाइना के रिश्ते को ही लेकर के है। लेकिन बात यहाँ पर जैसे इंडिया दैट इज भारत की आ जाती है, जो भारत व्यक्ति जो बोलता है कि मैं भारतीय हूँ, उसमें वो फील आती है कौन सी? इंडियन कल्चर की, इंडियन हेरिटेज की। और जो व्यक्ति एग्जैक्ट। बोलता है कि मैं इंडिया का हूँ, मैं इंडिया का रहवासी हूँ, उसमें वो फीलिंग आती है वेस्टर्न ने जो उनके तो ऊपर थोपा है विचारधारा को लेकर के। तो बेसिकली बिल्कुल। ये जो इंडिया चाइना का जो वॉर है उसके बीच में विचारधारा भी है। हम्म। जो अपने आप को भारतीय कहता है, जो समझता है कि हाँ मैं इस मिट्टी का हूँ, इसमें माटी से जुड़ा हुआ हूं मैं, वो बेसिकली उन चीजों को समझता है कि अगर इन चाइना, अगर हमारे म्यांमार में, मतलब म्यांमार के माध्यम से मणिपुर में कोई डिस्टरबेंस कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश में कोई डिस्टरबेंस कर रहा है, सिक्किम में कर रहा है, गलवान में कर रहा है, तो वो उस जगह पे नहीं कर रहा है, वो हमारे घर पे कर रहा है। अगर आप एग्जैक्ट। अगर आप भोपाल में है, पटना में है, बिहार में है, या लखनऊ में, कहीं से भी बैठे हुए हैं आप, इवन आप कन्याकुमारी में बैठे हो, तो आपको वो फीलिंग है, आपको ये नहीं फीलिंग है कि वो तो वहां पर है ऊपर नॉर्थ में, तो मुझे क्या फर्क पड़ना? अरे फर्क पड़ना बिल्कुल पड़ता है लोगों को जो इंडिया से जुड़ा हुआ है। और जो वेस्टर्न बिल्कुल। फिलोसॉफी से जुड़ा हुआ है उसको समझ में नहीं आता क्या है ये, हमारे घर में आके थोड़ी कोई बंदूक चला रहा है। वही एग्जैक्ट एग्जैक्ट, और वो वेस्टर्न जो फिलोसफी है वो इंडिया फिलहाल हावी है, तो इंडिजिनस अतुल, करने वाले लोग बहुत हाँ होते हैं। हाँ। अतुल, एक चली तरीके से मैं ये कहूंगा कि मतलब हम कल्चर में बहुत पीछे होते जा रहे हैं चाइना से। जो चाइना, कल्चरल इंडिया चाइना का कल ही तो है हाँ, कल्चरल क्लैश, कि क्योंकि उतने कल्चरल, पुराने तुम भी उतने पुराने हम भी। जैसे आपने जैन डियांग का नाम लिया था कि 1975 में उन्होंने मतलब टैंक चला दिया था सड़क पर। उसी समय उसके कंटेम्पररी वहां पर एक कल्चरल रेवोल्यूशन भी हो रहा था। माओ माओ कल्चर एवोल्यूशन। हाँ, तो कल्चर, वो जो कल्चरल रेवोल्यूशनरी रेवोल्यूशन था उसने भी कई हद तक चाइना को जीवंत कर दिया था। और इसी कल्चरल रिवॉल्यूशंस को आगे बढ़ाते हुए फिर जेंग डियांग ने बहुत सारी चीजों को किया, और जो आज का चाइना है उसके आर्थिक परिदृश्य को देखे तो उसके पीछे माओ तो पूरी तरीके से फेल था। माओ तो ये सब कुछ हाँ चाहता ही हाँ। नहीं था। जेंग डियांग का बनाया हुआ चाइना है आज तो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो और कहीं हद दूसरी माओ तक, बनती बात। जी जी, तो वहीं से हम ये कह सकते हैं कि कई हद तक अगर हम अपनी कल्चर को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि उस कल्चर में जो सॉफ्ट पावर है, उस सॉफ्ट पावर के बेसिस पे ही आपकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। और जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी ना, तो आपको लोग सुनेंगे। लोगों को एग्जैक्टली। सुनाने के लिए आप हमेशा से हाथ नहीं जोड़ सकते। और चाइना आज क्या कर रहा है? चाइना ने अपनी, हाँ मानते हैं हम, उसके पास बहुत सारी पैसे हैं, सेकेंड वर्ल्ड, मतलब सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो ये भी तो नहीं भूलना चाहिए कि उसके पास कर्जे भी सबसे ज्यादा उनमें से एक है। बिल्कुल बिल्कुल। जो व्यक्ति जितना ज्यादा अमीर होता है, जितने ज्यादा उसके बिजनेसेस होते हैं, उतना ज्यादा ही वो मतलब कर्जे में होता है। अगर चाइना, अमेरिका इतनी बड़ा इकोनॉमी है, अगर उसकी यहाँ पर 20 ट्रिलियन इकोनॉमी है उसकी, तो 20 में से 12 ट्रिलियन ट्रिलियन के आसपास तो उसकी डेप्थ में है वो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये चीज तो कोई नहीं समझ। नहीं, वही तो, जैसे अगर कोई व्यक्ति, हमें देखते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उदाहरण के रूप में समझे, वो जब उनका दिवालिया होता है, अरे वो तो इतना बड़ा अमीर था, वो कैसे दिवालिया हो गया? तो लोग ये भूल जाते एग्जैक्टली हैं कि वही। उसके कर्जे कितने होंगे बैंक से। हम्म। तो ये सारी चीजों को हमारी जनता नहीं समझ पा रही है। और जिस दिन समझेगी ना कि जो हाथी के दांत होते हैं वो खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं,
तो चाइना की जो इकोनॉमी है जो दिख रही है वो उतनी बड़ी इकोनॉमी है नहीं जितनी है उसकी। उसको तोड़, क्योंकि उसको भी तो इंस्टॉलमेंट देना है। चाइना क्यों एग्जैक्टली। तिलमिला जाता है? चाइना तिलमिला इसलिए जाता है कि जिस उसने जिन देशों से कर्जे लिए हैं उन देशों को उनको इंस्टॉलमेंट देना है, और इंस्टॉलमेंट के लिए हर महीने की इनकम आना जरूरी है। नहीं आएगा तो आपके बढ़ते जाएंगे और वही आपको दिवालिया कर देगा, और वो आपको कहीं ना कहीं खुन्नस क्रिएट करेगा, और फिर वो आप कुछ ना कुछ गतिविधि करोगे, और जो गतिविधियां हमारे भारतीय जो सीमाई क्षेत्र हैं चाइना के साथ वहां पे दिखाई देती है हमें। एग्जैक्टली। और मैं थोड़ा ऐड करूंगा क्योंकि अब खत्म ही होने वाला है, तो मैं ये कहूंगा हम्म। कि जो अपन चाइना का अग्रेशन देख रहे हैं, ये हम्म। महीने भर साल भर में खत्म नहीं होने वाला। ये लंबा खींचने हम्म। वाला है इंडिया चाइना का, और ये हम्म। प्रेशर बनते जाएगा। और अगर अपन ये बोले कि अगर ताइवान में चाइना कुछ हरकत करता है, तो हम्म। मुझे लगता है कि वो एक पॉइंट होगा जहां चाइना भी वर्ल्ड हावी होने की कोशिश करेगा। और जो इंडिया अतुल, चाइना गेम है मुझे वो मुझे आप बचे। 20 सेकंड दीजिए, मुझे आप 20 सेकंड दीजिए। जैसे आपने ताइवान का बात किया, तो मैं इन्हीं के जी। साथ ये मतलब हमारा लगभग लास्ट ही चल रहा है पूरा। तो चाइना चाइना ताइवान को लेकर के जो इशू है उसमें इंडिया का क्या रोल हो सकता है, उसको आप इस प्रश्न के साथ जोड़ करके आप इसके थोड़ी चीजों को समझाने का प्रयास करिए, ताकि हमारे दर्शक को भी चाइना को और ताइवान के जो रिश्ते हैं उसको लेकर के ऐसा ना लगे कि हमने उस पर बातें नहीं करी और उसके लिए अलग से कुछ बात करना पड़े। देखिए, आज जो चाइना ताइवान का इशू है, राइट, हम्म। तो जो चाइना एक्चुअली चाइना के लिए ताइवान कैप्चर करना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हम्म। बात यह है कि ताइवान से वर्ल्ड की सप्लाई चैन चल रही है, सप्लाई लाइन चल रही है। चाहे इंडिया हम्म। अमेरिका, हमें किसी ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं करा, बट हम्म। बिजनेस पार्टनर सभी के ताइवान में है। ताइवान हम्म। सबका बिजनेस कराता है। तो ताइवान एक इंपॉर्टेंट एसेट बन जाता है वर्ल्ड के लिए। अगर चाइना ने उसको निगलने की कोशिश की, तो मैं तो ये नहीं कह रहा कि इंडिया ने कभी ऐसा नहीं करा। उस टाइम कर ले पता नहीं, बट हार्ड पावर यूज नहीं करेगा। लेकिन वो एक हम्म। होता है ना कि अगर अपन बोले कि जल्दी ताइवान को इंडिया अगर रिकॉग्नाइज कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हम्म। क्योंकि हम्म। अब ताइवान दूसरा इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया में, और जैसे जैसे आपका इकोनॉमिक रिलेशन बढ़ता जाता है, तो आपकी और भी पार्टनरशिप, चाहे वो सेना वाला हो, वो बढ़ता जाता है, क्योंकि हर चीज हम्म। का मेन इकोनॉमिक होता है। आप हम्म। इकोनॉमिक रिलेशन बढ़ाओ तो आर्मी, हार्ड पावर, जो भी चीजें होती है वो आगे धीरे धीरे बढ़ती चली जाती बिल्कुल है। लेकिन बिल्कुल। फिर वही बात आ जाती है कि ताइवान को अमेरिका कितना सपोर्ट करेगा अगर हम्म। चाइना ने हार्ड पावर यूज किया तब। ये एक बड़ा क्वेश्चन। हम्म। तो ये ये सारी थोड़ा चीजें हैं। संकट बना रहता है ताइवान को तो लेकर। भारत के क्या मतलब परिदृश्य रहेंगे इस चीजों को लेकर? क्या भारत ओपनली सपोर्ट कर पाएगा ताइवान को? डिप्लोमेसी पे तो जरूर करेगा। हार्ड पावर में हम्म। देखना पड़ेगा कि अगर अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करता है, तो मैं ये 100% गारंटी दूंगा कि इंडिया भी करेगा। आज अपन ने तालिबान के मामले में देखा कि इंडिया ने सपोर्ट क्यों नहीं करा, क्योंकि इस हम्म। बार ईरान, रसिया और अमेरिका तीनों लोग तालिबान के साथ बैठे हुए थे। हम्म। ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी। इंडिया कभी हम्म। अकेले मिशन वेंचर नहीं करने वाला किसी भी देश को लेकर। उन्होंने अतुल, दो यहाँ पे हजार आपने ईरान साथ हम्म। था उस टाइम। यहाँ जी जी। पर तालिबान मतलब हमने चीन और ताइवान की चीजों को भी देखा। लेटर ऑन हम उस पर और भी चीजें जब डेवलपमेंट होगी तो हम देखेंगे। यहाँ पे तालिबान का भी जिक्र आ गया, तो उसी को चीजों को लेकर के 2-3 दिन पहले भी एक डेवलपमेंट हुआ दिल्ली में। इंडिया जी ने तालिबान को लेकर के कुछ देशों के साथ, मिडिल ईस्ट के देशों के साथ, रशिया भी उसमें शामिल था, के साथ कुछ बात किया। उसमें उन्होंने चाइना को भी इनवाइट किया था, पाकिस्तान को भी इनवाइट किया था कि आप आइए, ये हमारे लिए समस्या है ताइवान। लेकिन हाँ। पाकिस्तान ने तो क्लियरली मना कर दिया कि वी वोंट वांट टू इंटरेस्ट इन दिस टॉक। बट चाइना ने यहाँ पर ये कहते हुए मना कर दिया कि हमारे समय अभी कुछ समस्याएं हैं तो हम इसमें शामिल नहीं हो सकेंगे, मतलब इनडायरेक्टली तरीके से उसने मना कर दिया। लेकिन हाँ। वहीं पर एक मीटिंग चाइना भी मतलब पाकिस्तान भी कर रहा है उसी चीजों को लेकर के, तालिबान के रिश्तों को लेकर के ही। तो उसमें चीन भी जा रहा है, उसमें रशिया भी जा रहा है, उसमें अमेरिका भी जा रहा है ना? तो इस तरीके का जो बिहेवियर दिखाया चाइना ने, क्योंकि चाइना को तो दोनों कंट्री ने इनवाइट किया था, और पाकिस्तान ने इंडिया को तो इनवाइट किया नहीं। तो यहाँ पे जो तालिबान को लेकर के है, उनको क्या यहाँ पर समझना चाहिए हम बातों को? देखिए, तालिबान को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, माने या ना माने, भले ऑफिशियली ना हुआ हो, बट वर्ल्ड ने तालिबान को रिकॉग्नाइज कर लिया है, फर्स्ट चीज। और सेकंड चीज, इंडिया ने जो भी डिक्लेरेशन करा है वो एक प्रेशर बनाने का, उस पर अफगानिस्तान में प्रेशर बनाने के लिए किया गया, तालिबान पे खासकर। ये देखो, बदतमीजी ना करना, इंडिया का मेन वही है।
कि तालिबान को प्रेशराइज किया जा सके, और तालिबान ने इसका सपोर्ट किया था। मैंने वो देखा था उनका कि हम्म। तालिबान ने दिल्ली डिक्लेरेशन को सपोर्ट करा था। सेकंड, और तीसरी बात ये कि अगर तालिबान कोई भी एडवेंचर नहीं करता है दुनिया को लेके या फिर इंडिया को लेके, तो मुझे नहीं लगता ये कोई भी अब अफगानिस्तान को लेके ज्यादा इंटरेस्टेड है। ये चीज समझनी पड़ेगी। अब अफगानिस्तान को उस हाल में छोड़ दिया गया है कि तुम हमें कुछ ना बोलो, शांति से जियो, तो तुम बचे रहोगे। तो वो चीजें तो दिल्ली डिक्लेरेशन का कि शांति तो से जियो अतुल, और यहाँ बचे पे रहो। क्या, यहाँ पे क्या हम ऐसा देख सकते हैं क्या भविष्य में कि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान क्या कभी एक टेबल पे आकर के बैठ पाएंगे तालिबान की बातों को लेकर के? मुश्किल है। मुश्किल है। तो मुश्किल है, चाइना, देख, पाकिस्तान और इंडिया तो मुश्किल। तो क्या ये शांति स्थापित हो पाएगी अफगानिस्तान के मुद्दों को लेकर? बिल्कुल नहीं। वो आज भी वो भी कर रहा है जो 1996 का तालिबान था, वो आज भी वही तालिबान है और आज वही कर रहा है। लेकिन बात यह है तो कि वर्ल्ड को अब नहीं रह गया है। क्योंकि अमेरिका भी इस पीछे हट में, रहा है, वो हाँ, नहीं रह गया। हालांकि हम इस विषय को हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हाँ, ऐसी मतलब हमने वहां पे बहुत सारी क्राइसिस हैं अभी भी। और भारत ने तो ऑफर किया था वहां पे राशन भेजने के लिए वाया चाइना, मतलब वाया पाकिस्तान के रूट से, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया कि हम अपना एक्सेस नहीं देंगे। तो ये वो तो सारा हम इंडिया भी कभी, हाँ, ये हम दूसरे मुद्दे पे बात करेंगे। चलिए ठीक है, हमने यहाँ पर चीजों को लेकर के बहुत ही अच्छे तरीके से जो भी रिसर्च हो सकता था हमने बताने का कोशिश किया। तो अंत में मतलब यही एक कंक्लूजन के रूप में मैं आपसे ही बोलूंगा एंड करने मतलब रखने के लिए कि भारत और चाइना के रिश्ते सुधरे, इसके लिए दोनों देशों की तरफ से क्या ऐसा कुछ कार्य करना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है सीमाई क्षेत्रों को लेकर के वो ना हो? क्या सुधार की गुंजाइश हो सकती है? देखिए, लेट बी वेरी ऑनेस्ट, हम्म। चाइना सुधरने का नाम तो लेने वाला है नहीं, क्योंकि उसका बहुत हम्म। बड़ा प्लान है वर्ल्ड को लेके कि 2049 तक हमें वर्ल्ड पावर बनना है। और उसका हम्म। जो राह का पहला कील है वो इंडिया है। तो अगर अपन हम्म। सोचे कि इंडिया चाइना का मामला, हाँ, थोड़ा शांत हो सकता है, बट सॉल्व अगर इंडिया चाइना का मामला करना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, तिब्बत। हम्म। अदरवाइज मुझे कुछ चाइना, और ये मतलब ऐसा नहीं कि आज कल लड़ाई हो रही है परसों ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चलता रहेगा बातचीत, अपन को न्यूज मिलती रहेंगे कि यहाँ कुछ हो गया, यहाँ कुछ हो गया, यहाँ कुछ। लेकिन हाँ, अगर इंडिया ने थोड़ी भी कमजोरी दिखाई तो काम मरोड़ देगा इंडिया, ये है, क्लियरली है, मतलब बहुत ऑनेस्टली ये चीजें हैं, अगर इंडिया ने कमजोरी दिखाई तो। चलिए ठीक है, ये सारी चीजें हैं, हम इसको लेकर के लेटर ऑन जो भी डेवलपमेंट्स होगा हम देखेंगे। जो भी चीजें होंगी हम उसको लेकर के फिर कभी अन्य विषय पर अगर यहाँ पे होता चर्चा करेंगे। अतुल, यहाँ पर जो भी हमने बातें रखा उस पर अगर हमारे दर्शकों को लगता है कि कुछ सवाल हैं, यहाँ पर कुछ दर्शकों ने मैसेज किया था कि हमारा कमेंट सेक्शन जो है वो ऑफ है। हाँ हाँ, मैं देखने की कोशिश बहुत है। करूंगा। हाँ, मैं देखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि क्या होता है कि मेरी तरफ से मुझे समझ में नहीं आ पाता है। नेक्स्ट जब भी हम चैट करेंगे, सेशन करेंगे, मैं उसमें देख चेक कर लूंगा पहले सारी टेक्निकल चीजों हाँ, को। नेक्स्ट टाइम पे ये, क्वेश्चन ले लिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर मैं इसको, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जाकर के लिख दीजिएगा। और अगर आप अतुल से भी पर्सनली पूछना चाहे तो इनका जो आईडी है वो इसके डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, वहां से इनसे आप जाकर के कमेंट मतलब इनके मैसेज बॉक्स में भी पूछ सकते हैं आप, अगर इनसे कोई आपको कोई व्यक्तिगत प्रश्न पूछना हो तो। और ये वीडियोस जो है आपको अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं आप, बाद में अगले कल शाम को 7 बजे हम विजडम हब के यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग कर देंगे, ताकि आपको समय भी बच सके। अगर हम ज्यादा 1 घंटा लग जाता है तो आप इस पे बढ़ा करके देख सकते हैं। और अंत में बस आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि आप भी अपने समय का यूटिलाइजेशन करिए, क्योंकि आप भी उसी वॉरफेयर में जी रहे हैं जिस वॉरफेयर में हम जी रहे हैं, डेटा वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। तो इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से लड़ने के लिए, जीतने के लिए हम सबको यहाँ पर उस गिलहरी की तरह काम करना पड़ेगा जो राम जी के सहयोग में आई थी। एग्जैक्ट, तो एक एक रुपया धन्यवाद। काम करोगे तो 135 एग्जैक्टली करोड़ का नुकसान होगा। वही वो तो चीज अतुल, में हमने देखा ना, हमने देखा कि वो एक एक रुपए का ही तो मूल्य था जो 1.25 ट्रिलियन की कर दिया। हमने तो 2025 तक का टारगेट रखा कि 5 ट्रिलियन। अगर यही चलता रहा तो बहुत जल्द पूरा कर लेंगे। इंडिया में बहुत पैसा है, इंडिया में पैसे की कमी नहीं है, दान एग्जैक्टली। देने वालों की कमी है, निकालने वालों हाँ, की कमी है। बिल्कुल बिल्कुल ये हम देखते बिल्कुल। हैं, क्योंकि भारत ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कही जाती थी। इंडिया की इकोनॉमी, जीडीपी बहुत बड़ी थी। हम इस विषय को लेकर के कभी और बात करेंगे। तो बिल्कुल। धन्यवाद अतुल, आपका बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया जो आपने अपना 1 घंटा पूरा समय दिया और हमने इस महत्वपूर्ण बिंदु पर बात किया।
फिर से मुलाकात करेंगे किसी अन्य विषय पर, किसी अन्य बिंदुओं पर अपनी बातों को रखेंगे दर्शकों के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर जय हिंद। जय हिंद। दोस्तों इस वीडियो को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ वाइडली शेयर करिए। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।